सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मेरा नाम है सुप्रिया एस कश्यप और वरदान IAS पर आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, हम इग्नू जून 2026 एग्जाम्स के लिए MHI 103 कर रहे थे, जिसका एक पार्ट हम कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज पहले उसे देखिए, क्योंकि उसमें हम आधे क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं, वरना वो आपके छूट जाएंगे। देन आप इस पार्ट को देखिए। तो चलिए अब बिना समय की बर्बादी करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका आ जाता है सेक्शन बी, भारतीय इतिहास लेखन, और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की परंपराओं का मूल्यांकन कीजिए। तो जो हमारा प्राचीन भारत था, उसमें ये जो अब मॉडर्न तरीके से, आधुनिक तरीके से जो इतिहास लिखा जाता है, इस तरीके का तो इतिहास लेखन विकसित नहीं हुआ था। लेकिन जो हमारी ऐतिहासिक स्मृतियां हैं, मतलब कि यादें हैं, उनको संरक्षित करने के बहुत सारी अलग अलग परंपराएं मौजूद थी। यानी कि सिंपल लाइन में कहे तो एक प्रॉपर हिस्ट्री बुक तो नहीं थी, लेकिन अतीत को याद रखने के लिए कई सारे तरीके अवेलेबल थे। तो अब बात कर लेते हैं इनकी प्रमुख परंपराओं के ऊपर, जिसमें सबसे पहली आ जाती है पुराण और महाकाव्य। रामायण, महाभारत, ये क्या है, हमारे महाकाव्य हैं। और 18 महापुराण, इनमें हमें क्या मिलता है? इनमें हमें मिलता है राजवंशों की वंशावलियां, शासकों के कार्य और सामाजिक आदर्श, यानी कि आइडल, जैसे कि भगवान श्री राम, ये क्या है, हमारे आइडल हैं। और ये सिर्फ एक हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, ये नैतिक और धार्मिक शिक्षाओं का माध्यम भी थे और आज भी ये हैं। फिर आ जाती है दूसरी परंपरा, बौद्ध और जैन साहित्य। तो इन साहित्यों में हमें क्या क्या मिलता है? राजनीतिक घटनाएं, शासक और सामाजिक जीवन की इंफॉर्मेशन हमें इसमें से मिलती है। लेकिन जो ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये धर्म के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है, यानी कि इतिहास और धर्म क्या है, मिक्स है इनमें। तीसरा आ जाता है शिलालेख और अभिलेख। ये काफी भरोसेमंद सोर्स होते हैं, जैसे कि मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख। इन शिलालेख से हमें क्या पता चलता है? उस समय के प्रशासन, धर्म और शासन की जानकारी हमको इससे मिलती है। और ये जो सोर्सेज हैं, ये वैज्ञानिक इतिहास के काफी ज्यादा क्लोज होते हैं, क्योंकि इनसे भाई पता चल जाता है कि हाँ, लिखा हुआ है, उस समय का है, कार्बन डेटिंग वगैरह करके। तो ये काफी ज्यादा भरोसेमंद सोर्स ये होते हैं। फिर आ जाती है चौथी परंपरा, वंशावलियां और स्थानीय परंपराएं। इसमें क्या क्या आ जाती है? राजपूत वंशावलियां, चारण भाट परंपराएं। अब ये चारण भाट क्या होता है? चारण भाट राजस्थान और गुजरात की दो जातियां हैं, और ये राजपूतों के दरबार में, राजपूतों के शासन में ये सलाहकार, कवि और योद्धा के रूप में काम किया करते थे। जो चारण थे, ये मुख्य रूप से लिखते थे, ठीक है, और जो भाट थे, वो वंशावलियाओं को संरक्षित करके रखा करते थे। तो इनसे पता चल जाता है। और जो स्थानीय लोकल कथाएं होती हैं, उनसे भी हमें क्या मिलता है? अतीत का पता चलता है, ठीक है। और ये जो चौथी परंपरा है, वंशावलियां और स्थानीय परंपराएं, इसमें ओरल यानी कि मौखिक और लिखित, ये दोनों चीजों का मिक्स होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनकी उपलब्धियों के ऊपर। तो इन्होंने ऐतिहासिक यादों को संरक्षित किया, और जो सामाजिक राजनीतिक लाइफ की जो इंफॉर्मेशन होती है, वो हमें मिली। और संस्कृति और परंपराओं को भी सेफ किया। फिर आ जाती हैं इसकी सीमाएं। तो ये जो इतिहास था, ये वैज्ञानिक और आलोचनात्मक जो मेथड होता है, उसकी इसमें कमी थी। मिथकों का इतिहास में क्या हो गया था? मिक्स हो गया था। और धर्म का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस इसके अंदर है। और जो आम जनता होती है, सामान्य लोग होते हैं, उनके जीवन को इसके अंदर इग्नोर किया गया। एक लाइन में कहें तो इतिहास तो था, लेकिन जो आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास है, वो नहीं था। बात कर लेते हैं इसके निष्कर्ष के ऊपर। तो प्राचीन भारत का जो इतिहास लेखन है, ये आधुनिक इतिहास से अलग है और ज्यादा धार्मिक और परंपरागत है। लेकिन इसने
ऐतिहासिक यादों को संरक्षित किया और जो सांस्कृतिक निरंतरता होती है उसको इसने मेंटेन किया। इसलिए जो इसका महत्व है, उस महत्व को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में औपनिवेशिक इतिहास लेखन की प्रकृति और उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। तो ये जो औपनिवेशिक इतिहास लेखन है, इसका विकास कब हुआ? ब्रिटिश शासन के दौरान। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भारत के इतिहास को हम इस तरीके से पेश करें जिससे कि जो ब्रिटिश शासन है वो वैध लगे, आवश्यक लगे और श्रेष्ठ लगे। ठीक है, कहने का मतलब ये था, इन्होंने भारत का इतिहास इस तरीके से दिखाया कि ये लोग क्या हैं? असभ्य हैं। ठीक है, ये असभ्य हैं, ये सपेरे मदारी हैं और हम जो इन पे शासन कर रहे हैं वो हम इनको सभ्य बनाने के लिए कर रहे हैं शासन। ठीक है, ये असभ्य लोग हैं, अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे थे, अपने शासन को अच्छा दिखा रहे थे, जबकि सबसे पहले सभ्य कौन हुआ? हम ही हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता हमारे यहाँ थी सबसे पहले और ये हमें सभ्य बनाने का प्रयास कर रहे थे। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रकृति के ऊपर। तो सबसे पहली प्रकृति आ जाती है यूरो केंद्रित दृष्टिकोण। तो ये जो औपनिवेशिक इतिहासकार थे, इन्होंने भारत के इतिहास को यूरोपीय स्टैंडर्ड से जज किया। ठीक है, यूरोपीय मानक जो इनके सेट कर रखे थे इन्होंने, उसके हिसाब से इन्होंने इसको जज किया और उससे जज करके इन्होंने क्या बोला कि भारत क्या है? पिछड़ा हुआ है, अविकसित है। मतलब कि इनके ऐसे करने का तात्पर्य ये था कि यूरोप को सुपीरियर दिखाया जाए और भारत को इन्फीरियर दिखाया जाए। फिर आ जाती है दूसरी प्रकृति, राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास पर जोर। इनका मेन फोकस किस पर था? शासन, कानून, युद्ध और प्रशासनिक सुधारों के ऊपर। जो सामान्य लोग थे और जो भारत का समाज था उसको इन्होंने अटेंशन दी ही नहीं। फिर आ जाती है तीसरी प्रकृति, धर्म आधारित काल विभाजन। तो भारतीय इतिहास को इन्होंने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर क्या कहा कि जो प्राचीन वाला है ना, वो तो जी हिंदुओं का काल था और जो मध्य वाला है वो था मुसलमानों का काल और जो ब्रिटिश वाला है वो हमारा है, वो हम उसको आधुनिक बना रहे हैं। ठीक है, तुम तो पिछड़े हुए हो, निरंकुश तुम्हारे यहाँ शासन चल रहा है, हम तुमको क्या कर रहे हैं? विकसित कर रहे हैं। और ये कलाकारी की किसने थी? ये कलाकारी की थी जेम्स मिल ने। और जिससे क्या हुआ? सांप्रदायिक भेदभाव बढ़ गया। भाई तुम इसको काल को ऐसे क्या धर्म के ऊपर क्या विभाजन कर रहे हो? ठीक है, इन्होंने ये आग लगाने का काम हमेशा भारत के अंदर किया था। फिर आ जाती है चौथी प्रकृति, औपनिवेशिक स्रोतों पर निर्भरता। इन्होंने जो इतिहास लेखन किया वो किसके आधार पर किया? सरकारी दस्तावेजों और रिपोर्टों के आधार पर। ठीक है, अपने ही इतिहास लिख रहे हैं अपनी मनमर्जी से और सोर्स भी किसके यूज कर रहे हैं? खुद ही के यूज कर रहे हैं। मतलब कि ये जो इतिहास लेखन हुआ इसमें ब्रिटिश दृष्टिकोण का दबदबा था। बात कर लेते हैं इसके उद्देश्यों के ऊपर। तो सबसे पहला इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को वैध ठहराना। ठीक है, अपने शासन को क्या दिखाना दुनिया में कि भाई ये शासन इनके लिए जरूरी है और ये इसमें इन्हीं का फायदा है जो हम इनके साथ कर रहे हैं। हमारा इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है। ठीक है, इतने भोले मन के दुनिया को दिखा रहे थे। फिर दूसरा, औपनिवेशिक नीतियों और सुधारों को कैसा पेश करना दुनिया के सामने? सकारात्मक पेश करना। ठीक है, सकारात्मक रूप में उसको दिखाना कि ये जो हमारी नीतियां हैं और जो हम सुधार कर रहे हैं वो इनकी प्रोग्रेस के लिए कर रहे हैं हम। ठीक है, इस रूप में वो इसको दिखाते थे और भारतीय समाज को ये पिछड़ा हुआ और बटा हुआ ये दिखाते थे कि ये अयोग्य है, हम इनको ठीक कर रहे हैं। फिर चौथा उद्देश्य आ जाता है शासन के लिए ज्ञान उत्पादन। मतलब कि इतिहास का यूज इसने इन्होंने किसके लिए किया? बेहतर नियंत्रण और बेहतर प्रशासन के लिए। ठीक है, अपनी ही आसानी के लिए करा ताकि हमारा शासन जो है ठीक से चल सके और हम इनको बांटते रहेंगे, हम इनमें आग लगाते रहेंगे और हम खुद अपना बढ़िया से शासन करेंगे और इनका धन संपत्ति लूट करके हम इधर से चलते बनेंगे। कर लेते हैं इसका मूल्यांकन और सबसे पहले देखते हैं इसकी पॉजिटिव साइड को। तो ये क्या था? इसने एक तो स्रोतों को संग्रहित किया।
ठीक है, पक्षपाती था ये, लेकिन इसने जो सोर्स थे उनको कलेक्ट किया और दस्तावेजों को इसने इम्प्रूव किया, दस्तावेजीकरण को। और जो एकेडमिक इतिहास लेखन था उसकी भी स्थापना इसने की। अब बात कर लेते हैं इसकी नेगेटिव साइड के ऊपर। तो ये एक तो पक्षपाती था और एक तरफा ये था, और जो भारतीय दृष्टिकोण था वो तो इसमें पूरी तरीके से इग्नोर्ड था। इसलिए जो बाद के राष्ट्रवादी और जो उत्तर औपनिवेशिक इतिहासकार आए, उन्होंने इसकी क्या की, आलोचना की। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो जो ये औपनिवेशिक इतिहास लेखन है ये किस लिए था? ब्रिटिश शासन को जस्टिफाई करने का एक ये टूल था। लेकिन इसने स्रोत संग्रह और जो एकेडमिक मेथड्स होते हैं इतिहास लेखन के, उसको इन्होंने डेवलप किया। इसलिए इसका योगदान भी है इतिहास लेखन में और इसकी सीमाएं भी हैं। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो ये जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन था ना, ये औपनिवेशिक इतिहास लेखन के एक रिएक्शन के रूप में आया कि भाई अच्छा तुम हमारे बारे में ऐसे ऐसे लिखोगे, अभी देखो हम तुम्हें अपना असली इतिहास लिख करके दिखाते हैं। इसका मेन एम क्या था? भारतीय इतिहास को दोबारा से लिखना, और जो हमारा राष्ट्रीय गौरव और आत्मसम्मान है उसकी दोबारा से स्थापना करना, ये इसका एम था। मतलब कि इतिहास को अब की बार लिखा गया देशभक्ति के दृष्टिकोण से। बात कर लेते हैं इसकी विशेषताओं के ऊपर, जिसमें सबसे पहली विशेषता आ जाती है औपनिवेशिक दृष्टिकोण की आलोचना। तो जो ये राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, इन्होंने औपनिवेशिक इतिहास लेखन की क्या की, कड़ी आलोचना की। इन्होंने दिखाया कि जो भारतीय सभ्यता है ये पिछड़ी हुई नहीं है, बल्कि जो प्राचीन भारत है वो तो बहुत ज्यादा क्या है, समृद्ध है। फिर आ जाती है दूसरी विशेषता, राष्ट्रीय गौरव और संस्कृति का पुनरुत्थान। इसमें किस पर फोकस किया गया? जो भारत की उपलब्धियां हैं, जैसे कि प्राचीन विज्ञान, कला, साहित्य और दर्शन, इन सब को इसमें हाईलाइट किया गया। यानी कि जो भारत का समृद्ध और जो हमारा ग्लोरियस पास्ट था उसको दिखाया गया। फिर आ जाती है तीसरी विशेषता, स्वतंत्रता आंदोलन पर बल। तो इस बार इन्होंने इतिहास का सेंटर किसको बनाया, केंद्र बनाया इन्होंने इस बार स्वतंत्रता संग्राम को, कांग्रेस के द्वारा जो आंदोलन किए गए उनको, और जो हमारे राष्ट्रीय नेता थे उनको इस बार केंद्र बनाया गया। जैसे कि गांधी, नेहरू जैसे जो नेता थे उनकी जो भूमिका थी उसको हाईलाइट किया गया। फिर आ जाती है चौथी विशेषता, भारतीय स्रोतों और दृष्टिकोणों का उपयोग। तो जो ये राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, इन्होंने इस बार स्थानीय भाषाओं, पारंपरिक ग्रंथों और सांस्कृतिक स्रोतों को अपना क्या बनाया, मेन सोर्स इन्होंने बनाया। और जो ब्रिटिश सोर्स थे उन्होंने क्या किया, उनका यूज नहीं किया, कम से कम यूज उसको करने की कोशिश की। फिर आ जाती है पांचवी विशेषता, राजनीतिक एवं नेतृत्व केंद्रित दृष्टिकोण। तो इतिहास को इन्होंने मेनली नेताओं, आंदोलन और राजनीतिक घटनाओं तक ही लिमिटेड रखा। जो आम लोग थे उन पर कम ही फोकस किया गया। अब बात कर लेते हैं इसकी सीमाओं के ऊपर। तो ये कभी कभी भावनात्मक और आदर्शवादी बन गया। ठीक है, भावनाओं में बह करके इसको लिख दिया गया, और जो सामाजिक संघर्ष थे वो भी इसमें इग्नोर्ड थे। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने भारतीय इतिहास को एक क्या दिया, नया दृष्टिकोण दिया, और जो हमारा राष्ट्रीय गौरव था उसको मजबूत किया। इसने इतिहास को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं भी थी, लेकिन तब भी इसका जो योगदान है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सांप्रदायिक इतिहास लेखन की प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। तो भारत में सांप्रदायिक इतिहास लेखन का विकास कब हुआ? औपनिवेशिक काल में। इसमें इतिहास को धार्मिक पहचान के आधार पर एक्सप्लेन किया गया।
मतलब कि इतिहास को हिंदू वर्सेस मुस्लिम के दृष्टिकोण से देखा गया। एक सिंपल लाइन में बोले तो इतिहास को धार्मिक चश्मे के आधार पर देखा गया। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों के ऊपर, जिसमें से सबसे पहली प्रवृत्ति आ जाती है औपनिवेशिक प्रभाव। तो ये जो औपनिवेशिक इतिहासकार थे, इन्होंने इतिहास को हिंदू मुस्लिम संघर्ष के रूप में पेश किया, और इससे क्या हुआ, जो सांप्रदायिक विचारधारा थी उसको क्या मिला, बूस्ट मिला। मतलब कि जो आग में घी डाला गया वो सक्सेस हो गया, आग उससे बढ़ी। फिर आ जाती है इसकी दूसरी प्रवृत्ति, धार्मिक समुदायों के नजरिए से इतिहास। तो इन्होंने क्या किया, इतिहास को अलग अलग धार्मिक समुदायों के नजरिए से लिखा। ठीक है, और इसका परिणाम क्या निकला, एक समुदाय को तो इन्होंने हीरो बना दिया, और जो दूसरा समुदाय था उसको इन्होंने विलन बना करके पेश किया। फिर तीसरी प्रवृत्ति आ जाती है स्रोतों के चयन में पक्षपात। तो इन्होंने किया क्या, यहाँ के इतिहासकारों ने, सांप्रदायिक इतिहासकारों ने, इन्होंने जो स्रोत थे उनको सिलेक्टिवली चूज किया। जो नैरेटिव को फैलाने में जो सूट किए स्रोत उनको उठा लिया, और जो बाकी थे उनको छोड़ दिया। ठीक है, जो आग में घी डालने के काम आए उन स्रोतों को तो चुना गया, जो बाकी बढ़िया बढ़िया स्रोत थे जिनसे फैक्ट्स पता चलता उनको इन्होंने छोड़ दिया, जिससे क्या हुआ, इतिहास एक तरफा और पक्षपाती बन गया। फिर आ जाती है चौथी प्रवृत्ति, राष्ट्रीय राजनीति और पहचान। 20वीं शताब्दी में सांप्रदायिक राजनीति ने इतिहास लेखन को क्या किया, बहुत ज्यादा प्रभावित किया। और इतिहास का यूज किस चीज के लिए किया गया, पहचान और राजनीति को मजबूत करने के लिए। ठीक है, पहचान और राजनीति को मजबूत करने के लिए किया गया, और वो भी कैसी, सांप्रदायिक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी सीमाओं के ऊपर। तो सबसे पहली आ जाती है अतिशयोक्ति। इन्होंने छोटी सी चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके पेश किया, और जो ये इनका इतिहास था ये समाज में विभाजन करने का काम कर रहा था, समुदायों को बांटने का, उनमें फूट डालने का काम कर रहा था, और ये एक तरफा ही व्याख्या थी। मतलब कि इन्होंने इतिहास को अपनी जो फूट डालो शासन करो की नीति है उसके लिए इन्होंने इसका यूज किया। बात कर लेते हैं इसकी आलोचना के ऊपर। तो ये जो सांप्रदायिक इतिहास है ये क्या है, बहुत ज्यादा दोषपूर्ण है। ये किसका कहना है, आधुनिक इतिहासकारों का। क्यों, क्योंकि ये जो है इतिहास ये सिर्फ किस पे फोकस करता है, धर्म के ऊपर, और जो समाज के दूसरे जो पहलू हैं उनको एकदम इग्नोर करता है। आधुनिक इतिहासकारों का क्या कहना है कि इसके बदले इतिहासकारों को जोर देना चाहिए समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और अंतर विषय दृष्टिकोण पर। मतलब कि इतिहास को एक एंगल से नहीं, मल्टीपल एंगल से समझना चाहिए। जबकि ये क्या कर रहा है, सांप्रदायिक इतिहास ये केवल एक ही एंगल से देख रहा है, धर्म के ही एंगल से देख रहा है, और क्या कर रहा है, समाज में आग लगाने का काम कर रहा है। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो ये जो सांप्रदायिक इतिहास लेखन है इसने इतिहास को क्या कर दिया, सीमित और विवादित बना दिया। इसके कारण संतुलित और समावेशी इतिहास लेखन की जरूरत महसूस हुई। इसी वजह से जो आधुनिक इतिहास लेखन है उन्होंने अंतः विषयक दृष्टिकोण को फॉलो किया। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय मार्क्सवादी इतिहास लेखन के प्रमुख सरोकार क्या हैं। तो ये जो भारतीय मार्क्सवादी इतिहास लेखन है इसका विकास कैसे हुआ, जो औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की जो सीमाएं थी उनकी जो आलोचना हुई है उसी से ही विकास इसका हुआ। ये इतिहास को कैसे देखता है, सामाजिक आर्थिक संरचना और वर्ग संघर्ष के दृष्टिकोण से। मतलब कि इनके लिए इतिहास क्या है, अर्थव्यवस्था और वर्ग संघर्ष। अब बात कर लेते हैं इसके सरोकारों के ऊपर। तो पहला सरोकार आ जाता है आर्थिक संरचना और उत्पादन संबंध। तो इनका मेन फोकस किसके ऊपर होता है, कृषि व्यवस्था,
संसाधन नियंत्रण और कर प्रणाली के ऊपर। मतलब कि ये जो समाज का आर्थिक आधार होता है उसका क्या करते हैं, ये विश्लेषण करते हैं। इनका कहना है कि अर्थव्यवस्था ही समाज की नींव है। फिर इसका दूसरा आधार आ जाता है वर्ग संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन। तो देखो, ये जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण होता है, इनके लिए इतिहास क्या होता है, वर्ग संघर्ष। तो इसी दृष्टिकोण के आधार पर इन्होंने किसके ऊपर फोकस किया, किसानों, मजदूरों और उत्पीड़ित वर्गों के ऊपर। और जो इनका संघर्ष होता है उनको केंद्र में रखा गया। फिर आ जाता है तीसरा सरोकार, सामंतवाद और उत्पादन पद्धति की बहस। तो इन्होंने एक बहस पेश की कि भारतीय समाज में सामंतवाद था या नहीं। और इस बहस ने भारत के मध्यकालीन और औपनिवेशिक समाज की संरचना को समझने में हेल्प मिली। फिर आ जाता है चौथा सरोकार, औपनिवेशिक शोषण और पूंजीवाद। तो मार्क्सवादी इतिहासकारों ने बताया कि जो ये ब्रिटिश शासन है ये भारत का क्या कर रहा है, आर्थिक शोषण कर रहा है। और फोकस किस पे किया गया, औद्योगिकरण, संसाधन लूट और जो पूंजीवाद का प्रभाव भारत के ऊपर पड़ रहा था, इन सब चीजों पे फोकस किया। इन्होंने कहा कि ये जो औपनिवेशिक शासन है ये क्या कर रहा है, भारत के जो संसाधन हैं, जो संपत्ति है वो लूट करके ये अपने वहां लेकर के जा रहे हैं। फिर आ जाता है पांचवा सरोकार, नीचे से इतिहास। मतलब कि अब जो इतिहास है उसको शासकों से नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल से लिखा गया, आम लोगों को इतिहास का केंद्र बनाया गया, जैसे कि किसान, मजदूर और जो हाशिए पर पड़े जो समूह हैं उनको। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। भारतीय मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने इतिहास को आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से समझाया। इसने आम लोगों को क्या दिया, महत्व दिया। और इतिहास को इसने वैज्ञानिक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण दिया। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, लेकिन तब भी इसने आधुनिक इतिहास लेखन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। देखिए, सेशन आपको पसंद आ रहा है और सब पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अदर सब्जेक्ट के भी ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड सेशन आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय इतिहास लेखन में कैम्ब्रिज स्कूल की व्याख्या कीजिए। तो ये कैम्ब्रिज स्कूल का विकास कब हुआ, 1960 से 70 के दशक के दौरान। और ये है क्या, ये देखो जो ब्रिटेन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है ना, ये उसी के इतिहासकारों का एक समूह है, एक ग्रुप है। तो इन्होंने किया क्या, जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था और जो हमारी भारत की राजनीति थी उस दौरान की, उसकी इन्होंने क्या करी, एक नई व्याख्या करी, इसको एक नए तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया अपने ही अलग दृष्टिकोण से इन्होंने। ओके, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके मुख्य विचारों के ऊपर, जिसमें सबसे पहला विचार आ जाता है राष्ट्रवादी व्याख्या की आलोचना। तो इन इतिहासकारों ने क्या कहा कि जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है ये कोई एकजुट एकीकृत संघर्ष नहीं है, बल्कि ये एक अलग अलग लोकल समूहों का एक नेटवर्क है जो कि अपने ही फायदे के लिए काम कर रहे हैं। मतलब ये कहना चाहते थे जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है इसमें एकता तो कम है और जो लोकल इंटरेस्ट है वो ज्यादा है इसके अंदर। ठीक है, जो लोकल ग्रुप्स है वो अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, संसाधन के लिए, पदों के लिए, प्रभाव के लिए, इन सारी चीजों के लिए वो काम कर रहे हैं। अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर एकजुटता नहीं होती, एकता नहीं होती तो तुमने क्या हमको आजादी फ्री में दे दी थी, है? तुमसे छीनी गई है ना आजादी, तब तुमने हमको दी है, फ्री में तो दी नहीं तुमने। तो एकता थी इसीलिए हम आजादी ले पाए ना, छीन पाए तुमसे हम आजादी। देखिए, ये जो कैम्ब्रिज स्कूल था इसमें जो इतिहासकार थे, ठीक है, इस ग्रुप के जो मेंबर थे ना, वो मेंबर ब्रिटिश सरकार के ही अधिकारी रह चुके थे या फिर अधिकारी थे। तो सिंपल सी बात है, वो किसका साथ देंगे, वो ब्रिटिश सरकार का ही साथ देंगे, उन्हीं की ही ये
उनकी तरफ की ये बात कहेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है दूसरा विचार, राजनीति को क्षेत्रीय प्रतिक्रियाओं के रूप में देखना। तो ये इतिहासकार क्या कह रहे थे कि ये जो भारत की राजनीति है उस दौरान की, ये राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, ठीक है, नेशनल लेवल पर ये नहीं है, बल्कि ये तो लोकल, स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर हो रही है, ठीक है। इनके अनुसार जो हमारे लोकल लीडर्स थे, स्थानीय जो लीडर्स थे हमारे, वो किस लिए संघर्ष कर रहे थे? संसाधनों के लिए, पदों के लिए, पद यानी कि पोस्ट, पोस्ट मिलेगी तो पावर भी आएगी, और अपने इन्फ्लुएंस के लिए, ठीक है, ये कहना चाहते थे। फिर आ जाता है तीसरा विचार, औपनिवेशिक संरचनाओं के भीतर राजनीति। तो इन्होंने भारतीय राजनीति को किस तरह देखा? इन्होंने कहा कि ये जो भारत की राजनीति हो रही है ना, ये औपनिवेशिक शासन के अंदर ही हो रही है, मतलब कि जो ब्रिटिश ढांचा है उसके अंतर्गत ही सारी की सारी पॉलिटिक्स इनकी चल रही है, इंडिपेंडेंटली नहीं इनकी पॉलिटिक्स चल रही। अब बात कर लेते हैं इसकी सीमाओं के ऊपर। तो इन्होंने क्या किया, जो हमारी राष्ट्रीय एकता थी उसको इन्होंने बहुत हल्के में लिया, बहुत इसको कमतर आंका, और जो हमारा स्वतंत्रता संघर्ष था उसको भी इन्होंने महत्व बहुत घटा दिया, और जो हमारा वर्ग संघर्ष था और जन आंदोलन जो हुए थे उसको भी इन्होंने एकदम इग्नोर कर दिया। इनका पूरा फोकस किस पर था? स्थानीय स्तर पर। और जो हमारा नेशनल लेवल पर जो हो रहा था सारा स्वतंत्रता संग्राम के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो भी संग्राम हमारे हो रहे थे उसको इन्होंने इग्नोर किया। तो ये सारी इनकी सीमाएं थी। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो कैम्ब्रिज स्कूल ने ना भारतीय इतिहास लेखन में एक नया दृष्टिकोण दिया, और इन्होंने स्थानीय राजनीति पर फोकस किया। हालांकि इसने जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था उसकी एकता को इन्होंने बहुत कम समझा, ठीक है, बहुत ज्यादा उसको हल्के में लिया, लेकिन फिर भी इसने इतिहास अध्ययन में नई बहसें शुरू की। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 17, सबाल्टर्न इतिहास लेखन की अवधारणा और महत्व पर चर्चा कीजिए। तो ये सबाल्टर्न इतिहास लेखन का मेन उद्देश्य क्या है? इतिहास को समझना, लेकिन किनके दृष्टिकोण से? ऐसे लोगों के दृष्टिकोण से समझना जो समाज में हाशिए पर पड़े हैं, या फिर जो समाज में इग्नोर्ड हो रहे हैं, ठीक है, उनके दृष्टिकोण से इतिहास को समझना। और भारत में इसका विकास कब हुआ? भारत में इसका विकास हुआ 1980 के दशक में। सिंपल लाइन में कहें तो इनके लिए इतिहास क्या है? इनके लिए इतिहास है आम लोगों की आवाज, ठीक है, आम लोगों की आवाज भी इतिहास में शामिल होनी चाहिए। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी विशेषताओं के ऊपर, जिसमें सबसे पहली विशेषता आ जाती है नीचे से इतिहास। तो इन्होंने इतिहास को लिखा कहाँ से? नीचे से। मतलब कि इन्होंने अपने इतिहास में केंद्र किसको बनाया? किसानों, मजदूरों, महिलाओं और आदिवासियों के अनुभवों को, ठीक है, इन्होंने अपने इतिहास में इसको केंद्र बनाया। लेकिन जो पारंपरिक इतिहास होता है वो किससे होता है? शासकों से। उसको क्या कहेंगे? ऊपर से इतिहास, ठीक है, वो ऊपर से आ रहा है। लेकिन इन्होंने कैसे लिखा? नीचे से, ठीक है, ग्राउंड लेवल से इन्होंने इतिहास को लिखा। फिर दूसरी विशेषता आ जाती है औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी इतिहास की आलोचना। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी दोनों ही इतिहास लेखन की क्या की? आलोचना की। और क्या कहा इन्होंने आलोचना करते हुए? कि ये जो दोनों इतिहास है ना, ये नेतृत्व केंद्रित इतिहास है, ठीक है, और इसीलिए ही इनमें आम लोगों का रोल जो है वो इग्नोर हो जाता है, ठीक है। ये मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो औपनिवेशिक इतिहास लेखन है और जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन है, ये दोनों ही किसका है? उच्च वर्ग के लोगों का इतिहास है, ठीक है, लीडर्स का इतिहास है। इसके अंदर जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, उनको तो इसमें महत्व दिया ही नहीं गया है। फिर आ जाती है तीसरी विशेषता, लोकप्रिय राजनीति और चेतना पर बल। तो ये जो सबाल्टर्न इतिहासकार है ये क्या दिखाते हैं?
ये दिखाते हैं कि जो आम लोग होते हैं ना, वो भी अपनी राजनीतिक चेतना, वो भी अपनी राजनीतिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। वो सिर्फ लीडर्स को फॉलो नहीं करते, ठीक है? उनमें भी समझ है। ओके, तो यही कहते हुए इन्होंने जो स्थानीय आंदोलन हुए और जो प्रदर्शन हुए उसको इन्होंने स्टडी किया। फिर आ जाती है चौथी विशेषता, नए स्रोतों और पद्धतियों का उपयोग। तो इन सबाल्टर्न इतिहासकारों ने लोक कथाएं, गीत, मौखिक परंपराएं, न्यायिक दस्तावेज और स्थानीय अभिलेखों का यूज किया। किसके तौर पर? स्रोतों के तौर पर। मतलब कि जो पारंपरिक स्रोत थे उनके अलावा भी इन्होंने नए स्रोतों का यूज किया अपने इतिहास लेखन के लिए। फिर आ जाती है पांचवी विशेषता, सामाजिक असमानताओं की समझ। तो इसमें फोकस किस पे किया जाता है? जाति, वर्ग, लिंग और क्षेत्रीय संघर्षों पर। और इनकी जो असमानताएं होती हैं इन सारी चीजों की, उसको समझने के ऊपर बल दिया जाता है और इनको इतिहास में शामिल किया जाता है, जो भी असमानताएं होती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके महत्व के ऊपर। तो सबाल्टर ने इतिहास को ज्यादा लोकतांत्रिक और समावेशी बना दिया, और इसने जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, स्वतंत्रता संघर्ष था, इसको एक नए पर्सपेक्टिव से देखा। ठीक है, किसके पर्सपेक्टिव से? नेताओं के पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि आम लोगों की भूमिका के साथ इन्होंने समझा हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को। और जो समाज के हमारे रियल इश्यूज होते हैं, जैसे कि सामाजिक असमानताएं, इन्होंने इसको हाईलाइट किया। अब बात कर लेते हैं इसकी सीमाओं के ऊपर। तो कुछ विद्वानों का क्या मानना है कि ये जो सबाल्टर्न इतिहास है, ये कभी-कभी अभिजात और सबाल्टर्न के बीच जो विभाजन है उसको बहुत ज्यादा कठोर बना देता है, उस विभाजन को। और जो संरचनात्मक कारक हैं उसकी उपेक्षा कर देता है। मतलब कि इनका जो बैलेंस होता है वो कभी-कभी क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है इतिहास लिखने का। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो सबाल्टर्न इतिहास लेखन ने इतिहास को आम लोगों की आवाजों से जोड़ा। इसने इतिहास को समावेशी और बहुआयामी बना दिया। इसलिए जो इसका योगदान है आधुनिक इतिहास लेखन में, वो क्या है? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आ जाता है आपका सेक्शन सी, शोध पद्धतियां और लेखन। इसमें आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18, ऐतिहासिक स्रोत क्या हैं, उनके वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। तो ये ऐतिहासिक स्रोत वो सारी सामग्री यानी कि मटेरियल्स होते हैं जिनसे इतिहासकार अतीत को क्या करते हैं? समझते हैं, अतीत की घटनाओं को और समाज को समझते हैं। इनके बिना इतिहास लेखन संभव ही नहीं है। मतलब कि जो ऐतिहासिक स्रोत हैं वो क्या है? इतिहास की नींव है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं स्रोतों का वर्गीकरण। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका आ जाता है लिखित या साहित्यिक स्रोत। तो ये कौन से स्रोत हैं? ये वो स्रोत हैं जो लिखित रूप में होते हैं। ठीक है, लिखित रूप में हमें अवेलेबल हो जाते हैं। इसमें से सबसे पहला टाइप आ गया आपका धार्मिक ग्रंथ, जिसमें क्या क्या आ गए? वेद, पुराण, बाइबल, जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथ। ठीक है, ये सारे ब्राह्मण ग्रंथ, सब ये सारे धार्मिक ग्रंथ। और फिर आ गया दूसरा टाइप साहित्यिक ग्रंथ। इसमें क्या आ गई? जीवनियां और जो भी साहित्यिक ग्रंथ है वो सारे। और आ गया आपके सरकारी रिकॉर्ड। ठीक है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आ गए। इसमें क्या क्या आ जाते हैं आपके तीसरे टाइप में? अभिलेख, फरमान, पत्र, रिपोर्ट और यात्रा वृत्तांत। ये हो गए आपके ऑफिशियल रिपोर्ट। और ये सारी चीजें हमें क्या देती हैं? ठीक है, ये सारी चीजें हमें देती हैं राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारियां उस समय की, जिस समय के ये ग्रंथ होते हैं। फिर आ जाता है इसमें दूसरा पॉइंट, भौतिक या पुरातात्विक स्रोत। तो इसमें भी तीन टाइप होते हैं। पहला टाइप इसमें आ जाता है आपका इमारतें। इमारतों में क्या क्या आ गया आपका? भवन, मंदिर, स्तूप और किले। और दूसरा टाइप आपका आ जाता है वस्तुएं। वस्तुओं में आपका क्या क्या आ गया? सिक्के, औजार, हथियार और बर्तन। ठीक है, ये आ गए आपकी वस्तुएं। फिर तीसरा टाइप आ जाता है आर्ट, जिसमें आ गई मूर्तियां। ठीक है, स्कल्पचर्स। ये हमें किस चीज में मदद करते हैं? ये हमें मदद करते हैं प्राचीन काल की जीवन शैली
कला और तकनीक को समझने में ये हमारी हेल्प करते हैं। फिर आ जाता है तीसरा पॉइंट, मौखिक स्रोत। तो ये वो वाले स्रोत होते हैं जो मौखिक परंपराओं पर आधारित होते हैं। इसमें आपका क्या-क्या आ जाता है? लोक कथाएँ, गीत, किंवदंतियाँ और साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू। देखो ये क्या है? ये ओरली चले आ रहे हैं, ठीक है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ओरली ये चले आते हैं, ठीक है? और ये खासकर किन समाजों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं? ये उन समाजों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनकी जो लिखित परंपरा है वो क्या है? कमज़ोर है। फिर आ जाता है चौथा पॉइंट, दृश्य एवं श्रव्य स्रोत। तो ये किसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ये है आधुनिक इतिहास के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपका क्या-क्या आ जाता है? चित्र, चित्रकला, फ़ोटो, फ़िल्म, वीडियो और ध्वनि रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग, ठीक है? ये घटना को डायरेक्टली दृश्य रूप में हमको दिखाती है, विज़ुअल फ़ॉर्म में हमको दिखाती है, ठीक है? इसमें एज़ इट इज़ हमको दिखाई दे जाता है जब हम वीडियो बना लेते हैं, फ़ोटोग्राफ ले लेते हैं या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, ठीक है? फिर आ जाता है पाँचवा पॉइंट, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत। इसमें सबसे पहले प्राथमिक स्रोत के ऊपर बात करते हैं। तो ये प्राथमिक स्रोत क्या है? ये वो होते हैं जो घटना के टाइम पर या घटना के आसपास बनाए गए हैं। जैसे कि अभिलेख, पत्र, डायरी, सिक्के एटसेट्रा, ठीक है? ये सब। अब बात करते हैं द्वितीयक स्रोत पर। ये कौन से स्रोत होते हैं? ये वो स्रोत होते हैं जो घटना के बाद में लिखे गए, ठीक है? इसका एग्जाम्पल क्या आ जाता है? इतिहास की पुस्तकें या फिर शोध लेख यानी कि रिसर्च आर्टिकल्स। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो ये जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, ये इतिहास लेखन की क्या है? ये है इनकी नींव, इनका प्रॉपर यूज़ और आलोचनात्मक विश्लेषण इतिहास को विश्वसनीय, व्यापक और संतुलित बनाता है। और जो विभिन्न स्रोत होते हैं, वो मिलकर हमारे लिए क्या बनाते हैं? एक कंप्लीट पिक्चर हमको देते हैं। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 19, इतिहास लेखन में वस्तुपरकता की अवधारणा का परीक्षण कीजिए। सबसे पहली बात आ जाती है वस्तुपरकता क्या है? देखो वस्तुपरकता क्या है? किसी व्यक्तिगत पर्सनल बायस के, ठीक है? पर्सनल पूर्वाग्रह के, कि पहले से पहले सोच ले कि नहीं ये चीज़ तो ऐसी होगी, मेरे को ऐसे लिखना है, ये चीज़ तो ऐसी होगी, ठीक है? पहले जो सोच आती है दिमाग में उसको छोड़ कर के निष्पक्ष होकर और तटस्थ होकर, निष्पक्ष का मतलब तो आपको पता ही होगा, तटस्थ क्या होता है? किसी की तरफ भी झुकाव ना होना, ठीक है? एकदम क्या होना? न्यूट्रल होना, झुकाव ना हो किसी भी पक्ष में। तो इस तरह का होकर के इतिहास लिखना, ठीक है? निष्पक्ष और तटस्थ होकर इतिहास को लिखना, वही क्या कहता है कहलाता है? वस्तुपरकता। और ये इतिहास लेखन का आदर्श माना जाता है, ठीक है? वस्तुपरकता। एक सिंपल लाइन में कहें कि वस्तुपरकता क्या होती है? तो देखो वस्तुपरकता होती है इतिहास को लिखो लेकिन बिना किसी पक्षपात के। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके मेन पॉइंट्स के ऊपर। तो सबसे पहला आ जाता है वस्तुपरकता का महत्व। तो इससे क्या होता है? वस्तुपरकता से इससे इतिहास की विश्वसनीयता बढ़ती है, भरोसा इसका बढ़ता है और जो एकेडमिक गंभीरता होती है, सीरियसनेस होती है, वो क्या हो जाती है? मजबूत हो जाती है। मतलब कि वस्तुपरक इतिहास कैसा इतिहास होता है? ज़्यादा भरोसेमंद इतिहास वो होता है। फिर आ जाता है दूसरा पॉइंट, वस्तुपरकता में स्रोतों की भूमिका। तो इसमें जो सारे स्रोत होते हैं उनका क्या किया जाता है? आलोचनात्मक विश्लेषण उनका करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखो जो स्रोत होते हैं वो भी कभी-कभी पक्षपाती हो सकते हैं। तो इसलिए आलोचनात्मक विश्लेषण करना ज़रूरी है कि भई ये स्रोत ठीक भी है या नहीं, सच्चा है या झूठा है, उसी टाइम का है या नहीं, ठीक है? इस तरीके से विश्लेषण उसका करना ज़रूरी है। देखो, जो एक घटना होती है उसको लोग अलग-अलग वर्जन्स में बताते हैं, ठीक है? इसलिए ऐसा करना ज़रूरी है। फिर आ जाता है तीसरा पॉइंट, इतिहासकार की भूमिका। तो देखो जो इतिहासकार होता है, वो अपने मूल्यों से यानी कि वैल्यूज़ से और जो उसका बैकग्राउंड होता है उससे और जो उसके अनुभव होते हैं, उन सब से क्या होता है? बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है इतिहासकार, प्रभावित होता है। इसलिए जो पूर्ण
तटस्थता होती है इतिहास लेखन में वो क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। अब जैसे कि मान लो कोई वामपंथी इतिहासकार इतिहास लिख रहा है, तो वो अपनी विचारधारा से क्या है, बहुत ज़्यादा प्रभावित है, तो वो उस तरीके से इतिहास लिखेगा, ठीक है? कोई दक्षिणपंथी इतिहास लिख रहा है, तो वो भाई अपनी विचारधारा से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, तो वो उस तरीके से इतिहास को लिखेगा, तो ये यही बात है। तो इतिहास लेखन में पूर्ण तटस्थता मतलब कि न्यूट्रैलिटी मुश्किल हो जाती है। फिर आ जाता है चौथा पॉइंट, आधुनिक इतिहास लेखन की दृष्टि। तो जो आज के इतिहासकार हैं वो क्या कहते हैं कि ये जो वस्तुपरकता है ना, ये एक आदर्श है, लेकिन 100% वस्तुपरकता पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। मतलब सिंपल लाइन में कहें तो जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो वस्तुपरकता को एक लक्ष्य मानते हैं, पूर्ण सत्य उसको वो नहीं मानते हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फिर आ जाता है पांचवा पॉइंट, वस्तुपरकता बनाम बहुदृष्टिकोण। देखिए अगर अलग अलग समूहों और सामाजिक वर्गों के दृष्टिकोण को शामिल किया जाएगा तो क्या होगा, इतिहास ज्यादा संतुलित हो जाएगा, बैलेंस्ड वो हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो कंप्लीट वस्तुपरकता है वो हमको नहीं मिलेगी। फिर आ जाता है छठा पॉइंट, आलोचनात्मक परीक्षण। तो इतिहासकारों को क्या करना चाहिए, अपने पूर्वाग्रहों को पहचानना चाहिए और उसके बाद उसको क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। यानी कि वस्तुपरकता में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो वस्तुपरकता इतिहास लेखन का क्या है, एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नैतिक आदर्श है, ठीक है। लेकिन जो कंप्लीट वस्तुपरकता है वो क्या है, संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए आलोचनात्मक, समावेशी और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इससे क्या होगा, हिस्ट्री और ज्यादा एक्यूरेट बन जाएगी। अब आ जाता है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इतिहास लेखन में नैतिकता का प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखो ये जो इतिहास लेखन होता है ये केवल घटनाओं का वर्णन नहीं होता, अतीत की घटनाओं का ये केवल एक वर्णन नहीं है, बल्कि इतिहास क्या करता है, समाज की यादों को और पहचान को ये आकार देता है। इसलिए इतिहासकारों की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है इतिहास लेखन के प्रति। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके मेन पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, सत्य और ईमानदारी की रक्षा के लिए नैतिकता जरूरी है, ठीक है। यही क्वेश्चन है ना आपका, इतिहास लेखन में नैतिकता का प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है, तो किस लिए है, सबसे पहली बात सत्य और ईमानदारी की रक्षा के लिए, ठीक है। तो इतिहासकारों को ना जो सच होता है उसको तरोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए, और जो तथ्य है, जो सच है, उसको छुपाना नहीं चाहिए। मतलब कि सच को सच ही दिखाना चाहिए और जो गलत है उसको गलत ही दिखाना चाहिए। फिर दूसरा कारण आ जाता है पक्षपात और पूर्वाग्रह से बचाव के लिए। तो जो इतिहासकार हैं उनको अपने सामाजिक और वैचारिक पूर्वाग्रहों को पहचान कर उनको क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, और एक तटस्थ और उचित इतिहास लेखन उनको करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जो धर्म या फिर राजनीति के आधार पर उनको किसी को भी फेवर नहीं करना चाहिए, ठीक है। धर्म के, राजनीति के, विचारधारा के आधार पर किसी को भी क्या नहीं करना, फेवर नहीं करना। जो सही है उसको सही दिखाना और जो गलत है उसको गलत दिखाना है। फिर तीसरा कारण आ जाता है समाज पर इतिहास के प्रभाव के कारण। देखो जो इतिहास होता है ना वो समाज पर डायरेक्टली प्रभाव डालता है, ठीक है। लोग अपनी पहचान और अपनी विचारधारा को किससे बनाते हैं, इतिहास से बनाते हैं। इसलिए गैर जिम्मेदार इतिहास जो है वो क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है समाज के लिए। फिर आ जाता है चौथा कारण, वंचित और उपेक्षित वर्गों के प्रति संवेदनशीलता के लिए। तो ये इतिहासकारों की एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि इतिहासकारों को उपेक्षित और कमजोर वर्गों की आवाजों को क्या देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। जैसे कि महिलाओं,
दलितों और आदिवासियों की आवाजों को। फिर आ जाता है पांचवा कारण, स्रोतों और साक्ष्यों के उचित उपयोग के लिए। तो इतिहासकारों को स्रोतों का यूज ईमानदारी और सटीकता के साथ करना चाहिए। फेक या फिर मैनिपुलेटेड डाटा को यूज ही नहीं करना चाहिए। सिंपल लाइन में कहें तो जो एकेडमिक ईमानदारी है उसको मेंटेन करना है। फिर आ जाता है छठा कारण, शक्ति और राजनीति के दुरुपयोग से बचाव के लिए। तो देखो इतिहास का मिसयूज राजनीति और विचारधारा के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इतिहासकारों का क्या कर्तव्य बनता है कि इस मिसयूज को रोका जाए। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि सांप्रदायिक और राजनीति प्रोपोगंडा को फैलाने के लिए इतिहास का यूज किया जाता है। तो इतिहासकारों की क्या ड्यूटी है कि इस प्रोपोगंडा को फैलने से रोका जाए, इसके मिसयूज को रोका जाए। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो ये जो नैतिकता है ये इतिहास लेखन की क्या है, आत्मा है। नैतिकता इतिहास को विश्वसनीय, संतुलित और समाज के लिए यूजफुल बनाता है। इसलिए नैतिक दृष्टिकोण के बिना इतिहास क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो अब यहाँ पर हो जाता है आपका MHI 103 कंप्लीट। अगर इसमें आपके कोई डाउट्स रह गए हों या फिर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप हमसे डायरेक्टली टेलीग्राम पर कांटेक्ट करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अभी रुकिए, अभी आप वीडियो छोड़ के बिल्कुल भी मत भागना क्योंकि अभी मैं आपको आपके बहुत काम की बात बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात ये आ जाती है कि ये पीपीटी आपको कहाँ पर मिलेगी। ये पीपीटी आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक सबसे खास बात देखो, इस पीपीटी में तो समराइज्ड वे में सब कुछ लिखा हुआ है। इसके डिटेल्ड नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। तो वो भी आप उधर से डाउनलोड करके डिटेल में सब कुछ पढ़ सकते हो। और ऑल द बेस्ट आप सभी को MHI 103 के एग्जाम के लिए। आप अच्छे से अपना एग्जाम करिएगा। और सेशन आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। और अदर सब्जेक्ट्स के भी ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड सेशंस के लिए आप वरदान IHS को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर लें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उधर से भी डायरेक्टली इन्हें ओपन करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।